काम है वो प्रॉपर तरीके से चले, इसके लिए हम कोऑर्डिनेटिंग को भी इन्वॉल्व करते हैं मैनेजमेंट में। गुड मैनेजमेंट रिक्वायर्स अ स्ट्रेटेजी, थिंकिंग, डिसीजन मेकिंग स्किल्स एंड द एबिलिटी ऑफ मोटिवेट एंड गाइड टीम्स। ओके, तो अगर अच्छा मैनेजमेंट चाहिए तो उसके लिए रिक्वायर्ड होती है एक अच्छी स्ट्रैटेजी, थिंकिंग, सोचने की एक अच्छी स्ट्रैटेजी, एक अच्छा डिसीजन मेकिंग स्किल और एम्प्लॉयज को मोटिवेट करना और गाइड करना, टीम्स को गाइड करना। ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। किसी भी अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में हो तो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करोगे तभी वो अपने गोल्स को जल्दी से जल्दी अचीव कर पाएंगे। अल्टीमेटली मैनेजमेंट का एम होता है ऑप्टिमम ऑप्टिमम यूटिलाइज करना रिसोर्सेज का और मैक्सिमम द पोटेंशियल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, यानी ऑर्गेनाइजेशन का जो पोटेंशियल है, जो ग्रोथ है, उसको मैक्सिमाइज करना, इंक्रीज करना। ओके, अब हम यहाँ पे जानेंगे नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो नेचर ऑफ मैनेजमेंट के कुछ 7 पॉइंट्स हैं: गोल ओरिएंटेड, यूनिवर्सल प्रोसेस, डायनेमिक फंक्शंस एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस, मल्टीडिसिप्लिनरी, डिसीजन मेकिंग, पीपल सेंट्रिक। सो फर्स्ट टॉपिक से हम शुरू करते हैं, उसके पहले हम जरा चेंज कर ले, जस्ट अ सेकेंड। या ओके, सो मैनेजमेंट में हम सबसे ज़्यादा किस पे फोकस करते हैं? तो हमारे अचीविंग स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। अगर हम किसी भी गोल को कर रहे हैं तो उसको किस प्रोसेस से करना चाहिए, उसकी प्रॉपर प्लानिंग करके हमें गोल पे प्रोसेस पे करना चाहिए। अगर हम मैनेजमेंट पे फोकस कर रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई गोल ही नहीं है तो हम क्या वर्क करेंगे, क्या ऑर्गेनाइजेशनल में काम होगा? इसीलिए गोल जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है मैनेजमेंट में। यूनिवर्सल प्रोसेस, कुछ यूनिवर्सल फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट में जो आपने 11th या 12th में उस यूनिवर्सल एप्लीकेशंस के बारे में डिटेल में जाना होगा, यहाँ डिटेल में नहीं जानना है। यहाँ आपको सिर्फ पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के अंदर एक यूनिवर्सल प्रोसेस होता है जो कि आप इंडस्ट्रीज के बेसिस पे और ऑर्गेनाइजेशंस एंड कल्चर टेक्स्ट के बेसिस पे आप करते हो उन काम को। ओके, डायनेमिक फंक्शंस, द फील्ड ऑफ अ मैनेजमेंट इज ever evolving, adapting the changes of external and environment, technology, इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। मतलब अगर किसी भी तरह का टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक या सोसाइटी में किसी भी टाइप की कोई भी एक्सटर्नल चेंजेस हो रही इन्वायरमेंट में तो मैनेजमेंट के अंदर वो अडेप्ट करने की कैपेसिटी होनी चाहिए, यानी वो मैनेजमेंट को अडेप्ट कर लेना चाहिए हमेशा, तभी आप एक प्रॉपर ग्रोथ कर पाओगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में। कंटिन्यूअस प्रोसेस, यानी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसे आप प्लानिंग कर रहे हो, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हो, लीडिंग कर रहे हो या कंट्रोलिंग कर रहे हो, तो वो प्रॉपर कंटिन्यूअस आपके मैनेजमेंट पे ये प्रोसेस चलते रहना चाहिए। अगर आप इस प्रोसेस पे ब्रेक लगाओगे तो आपका मैनेजमेंट पूरी तरह से ब्रेक डाउन हो जाएगा। मतलब बेसिकली आप जल्दी अपने गोल को अचीव नहीं कर पाओगे। ओके, मल्टी डिसिप्लिनरी, यानी हर फील्ड में आपको एक्सपर्ट होना चाहिए। मैनेजमेंट के अंदर हर फील्ड में एक टीम होनी चाहिए, एक कॉम्प्रिहेंसिव टीम होनी चाहिए जिससे आप अपने गोल को फास्टली अचीव कर सको। लाइक यहाँ बताया हुआ है कि इकोनॉमिक, सोशोलॉजी, साइकोलॉजी, इंजीनियरिंग। ओके, तो इन चीज़ों में फील्ड में मल्टीडिसिप्लिनरी होना चाहिए। डिसीजन मेकिंग, यानी जब भी आप किसी भी तरह का डिसीजन बनाते हो तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ होती है कि क्या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। अगर आप कोई भी डिसीजन बनाते हो तो सबसे ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है, इस चीज़ पे हमें ध्यान देना चाहिए कि अगर आप कोई भी चीज़ बना रहे हो तो क्या वो आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है या नहीं। ओके, पीपल सेंट्रिक, यानी जो भी पीपल होते हैं, यानी जो मैनेजर्स होते हैं मैनेजमेंट के अंदर, वो हमेशा अपने एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए। उसका जो एक लीडरशिप है वो बहुत ही प्रॉपर तरीके से होना चाहिए, वो हमेशा एम्प्लॉय से कम्युनिकेट करना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। सिग्निफिकेंस का मतलब होता है इंपॉर्टेंस, मैनेजमेंट की क्या जरूरत है ऑर्गेनाइजेशन को, इस चीज के ऊपर हम यहाँ कुछ टॉपिक्स है उसको जानेंगे। गोल अचीवमेंट, यानी अगर आप कोई भी गोल नहीं सेट करोगे तो आप गोल को अचीव नहीं करोगे, इसलिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट, इससे ज्यादा सबसे ज्यादा जरूरी है एक गोल को सेट करना, एक प्रॉपर उसकी प्लानिंग करना। तो मैनेजमेंट
मैनेजमेंट इसी में हेल्प करता है कि कैसे आप सेटिंग करते हो, अचीविंग करते हो ऑर्गेनाइजेशन गोल को एफिशिएंटली थ्रू बाय द कोऑर्डिनेटिंग एंड डायरेक्टिंग द रिसोर्सेज एंड देयर एफर्ट्स। आई एम सो सॉरी, ये थोड़ा ये लाइन टेढ़ी मेढ़ी हो गई, तो पहले से इरेज कर लेते हैं। या ओके, पेंसिल को वापस ले लेते हैं। ऑप्टिमल रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। ऑप्टिमल रिसोर्सेज यानी जो भी आपका रिसोर्स है, यानी टाइम, मनी, मैन पावर, उसका ऑप्टिमम यूटिलाइज करो, जिससे क्या होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आपका वेस्टेज कम होगा, और आउटपुट जो है वो मैक्सिमाइज होगा। अडेप्टेबिलिटी टू चेंज, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा ही कि अडेप्ट टू चेंजेस, मार्केट के चेंजेस हो गए, या किसी भी तरह की कोई टेक्नोलॉजी चेंजेस हो गई, इन्वायरमेंट चेंजेस हो गए, तो उन चीज़ को अडेप्ट करने की पावर होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में। इम्प्रूव डिसीजन मेकिंग, यानी अगर कोई भी तरह का आप डिसीजन लेते हो, कोई भी आप डिसीजन बनाते हो, तो उसकी प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी चेक होनी चाहिए, जिससे कि आप रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो और अपने आउटकम्स को इम्प्रूव कर सकते हो। मोटिवेशन एंड लीडरशिप, क्रूअल रोल जो है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो मैनेजमेंट में प्ले करते हैं। मैनेजमेंट जो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करते हैं, उन्हें पॉजिटिव वर्क के लिए इन्वायरमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिससे कि और उनको एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, जिससे वो अपने गोल को जल्दी अचीव कर पाते हैं। कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन, यानी जो किसी भी तरह का कोई भी कॉन्फ्लिक्ट या फाइट हो रहा है, तो उसको जल्द से जल्द रिजॉल्व करना चाहिए। अगर वो फटाक से रिजॉल्व हो जाएंगे, क्लियर कम्युनिकेशन रहेगा, तो फेयर पॉलिसीज भी होनी चाहिए, यानी जो भी अगर आप कोई भी पॉलिसीज बना रहे हैं, तो हर एम्प्लॉयज के लिए वो फेयर होनी चाहिए। इनोवेशन एंड ग्रोथ, यानी जो भी मार्केट में इनोवेशन हो रहा है, या आपके एम्प्लॉयज अगर किसी भी तरह का इनोवेशन कर रहे हैं, तो हमेशा मैनेजर या ऑर्गेनाइजेशन को उसे प्रमोट करना चाहिए, उसे सपोर्ट करना चाहिए, उसकी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करना चाहिए। मे भी बहुत टाइम ऐसा होता है कि हम किसी काम पे अटके होते हैं और उस काम को समझ नहीं आ रहा होता है कि हम कैसे करें, लेकिन वही एक एम्प्लॉय अपने आइडियाज, अपने पर्सनल प्रोसेस को यूज करके उसको बहुत जल्दी रिजॉल्व कर देता है। तो हमेशा उन्हें सपोर्ट करना चाहिए, कभी उनकी भी सुननी चाहिए, उस पर फोकस करना चाहिए। ओके, उसके बाद आता है क्लियर हिराकी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर अच्छा होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी और रोल पे आपको फोकस करना चाहिए। अब अप्रोचेज ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, तो हमने ऊपर ऊपर यहाँ बेसिक इन चीज़ों को देखा है। तो क्लासिकल अप्रोच यानी साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट होता है, ब्यूरोक्रेसी होती है, बिहेवियरल अप्रोच के अंदर आता है ह्यूमन रिलेशन अप्रोच, बिहेवियरल साइंस अप्रोच, मैनेजमेंट अप्रोच के अंदर आता है क्वांटिटेटिव अप्रोच, सिस्टम अप्रोच एंड सोशल सिस्टम अप्रोच। आप इन चीज़ों को देख सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं टेलर का कंट्रीब्यूशन। टेलर का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, उन्होंने क्या स्ट्रेटजीज दी हैं, क्या उन्होंने क्या चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है, तो उन चीज़ों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो F.W. टेलर को रेफर किया जाता है एज अ फादर, एज अ फादर ऑफ, वेट आई एम सो सॉरी, सबसे पहले ओके, उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, उन्हें फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कहा जाता है, जिनका कंट्रीब्यूशन जो है मैनेजमेंट के फील्ड में रहा है लेट द 19th सेंचुरी टू लेके अर्ली 20th सेंचुरी तक, जिन्होंने इम्प्रूव इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने पे फोकस किया है, जिसकी प्रोडक्टिविटी और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशंस काफ़ी हाई रहे हैं, एनालिसिस हाई रहे हैं। उन्होंने कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम स्टडी को इंट्रोड्यूस करा है, जिससे कि मोस्ट एफिशिएंट वर्क आप प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे कि आप अपने टास्क को कंप्लीट कर सकते हो एक प्रोसीजर्स के थ्रू, एक प्रॉपर गाइडलाइन के थ्रू, जिसका मतलब होता है इन द बेस्ट एंड द चीपेस्ट वे में। आप एक बेस्ट और एक चीपेस्ट वे के थ्रू आप अपने काम को कर सकते हो। अब इनके प्रिंसिपल से हम प्रिंसिपल्स को देख लेते हैं। सबसे पहला प्रिंसिपल से साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी अपने काम को ब्रेक डाउन करो। आई एम सो सॉरी, वेट जस्ट अ सेकेंड।
डिस्टर्बेंस। ओके, लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, यानी ब्रेक डाउन ऑफ टास्क। अगर आपको कोई भी काम दिया गया है तो उसको एक स्मॉलर कंपोनेंट्स में उसको ब्रेक डाउन करो, यानी छोटे छोटे पार्ट्स में अपने काम को डिवाइड कर दो। इससे क्या होगा, आप जल्दी अपने काम को कर पाओगे, एक साइंटिफिक प्रोसेस के थ्रू अपने टास्क को अचीव कर पाओगे। सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, राइट पर्सन चूज करना हमेशा इम्पॉर्टेंट होता है। टेलर के अकॉर्डिंग एक सेलेक्टिंग वर्क बेस्ड स्किल्स एंड कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग हमेशा जो है एम्प्लॉय की सिलेक्शन होना चाहिए और उसे प्रॉपर ट्रेनिंग एंड प्रॉपर गाइडलाइन प्रॉपर प्रोवाइड करना चाहिए। कॉपरेशन ऑफ मैनेजमेंट एंड द वर्कर, वेट वेट, आई एम सो सॉरी, क्या हो रहा है? ओके, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने कॉर्पोरेटिव रिलेशनशिप जो है वो बहुत अच्छे से रखो। इन द मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में हमेशा प्रॉपर होने चाहिए। आप उनके प्लान को फॉलो करो, अगर प्लान को फॉलो करोगे तो एडवर्सियल रिलेशनशिप बनी रहेगी। डिविजिबिलिटी ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, काम को डिवाइड करके काम को बांट दो। मतलब अगर आपने कोई भी प्लानिंग करी है वर्क की तो वर्कर्स के बीच में उस काम को डिवाइड हो जाना चाहिए, जिससे कि आप जो है काम को बहुत जल्दी कर पाओगे। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स, यानी जो भी काम कर रहे हो आप, जो भी मोटिवेट मतलब जो मैनेजर्स है वो हमेशा एम्प्लॉय को मोटिवेट करना चाहिए, उसकी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव करने में हेल्प करना चाहिए। अगर कोई भी नया आइडियाज ला रहा है तो हमेशा उसे सपोर्ट करना चाहिए अकॉर्डिंग टू द टेलर्स थियरी। हमेशा उसे रिवॉर्ड देना चाहिए, उसे रिवॉर्ड प्रोवाइड करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग टू देयर परफॉर्मेंस। अब हम फ्योल के कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो फ्योल बेसिकली एक फ्रेंच माइनिंग इंजीनियर थे, उन्होंने मैनेजमेंट थ्योरिस्ट भी कहते हैं। उनका कंट्रीब्यूशन रहा है 20th सेंचुरी, अर्ली ऑफ द 20th सेंचुरी। उन्होंने अपना करियर शुरू किया था एक माइनिंग इंजीनियर से, जो कि एक फ्रेंच माइनिंग कंपनी में शुरू करी थी, जिससे उनका पोजीशन बढ़ के एक चीफ माइनिंग इंजीनियर हो गया था, चीफ माइनिंग इंजीनियर डायरेक्टर। उन्होंने आइडेंटिफाई किए थे 5 प्राइमरी फंक्शंस, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड कंट्रोलिंग। ओके, साथ ही उन्होंने कुछ 14 इसेंशियल प्रिंसिपल्स भी बताए हैं, जैसे कि डिवीजन ऑफ वर्क, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यूनिटी ऑफ कमांड, स्पिरिट डिकॉप्स। तो ये सारे प्रिंसिपल्स आपको डिटेल में एक्सप्लेन्ड मिलेंगे जनरल एंड इंडस्ट्रियल एडमिनिस्ट्रेटिव बुक में। ओके, अब हम आगे जानते हैं फ्योल के प्रिंसिपल्स कौन कौन से। 14 प्रिंसिपल्स हैं, तो वो सारे 14 प्रिंसिपल्स ये हैं। सबसे पहला क्या है? सबसे पहला है डिवीजन ऑफ वर्क, फिर है ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिसिप्लिन, यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू ऑर्गेनाइजेशनल इंटरेस्ट, सेंट्रलाइजेशन, फिर आता है हमारा रेम्यूनरेशन, ऑर्डर, इक्विटी, स्केलर चेन, स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, इनिशिएटिव्स एंड स्पिरिट डिकॉप्स। तो चलिए हम आगे इनको एक्सप्लेन करते हैं और डिटेल में जानते हैं। सबसे पहले आता है डिवीजन ऑफ वर्क। काम को पार्ट्स में डिवाइड कर दो, जैसे एक सेल्स डिपार्टमेंट हो गई, एक हो गया आपका परचेज डिपार्टमेंट हो गया, एक हो गया हायरिंग डिपार्टमेंट हो गया। तो अगर आप काम को डिवाइड कर दोगे अलग अलग पार्ट्स में, तो कैसे वो काम को करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा और आपकी प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, ऑथोरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैनेजर्स को कुछ ऑथोरिटीज प्रोवाइड की जाती हैं जिससे कि वो ऑर्डर्स फॉलो करें, तो उसके साथ साथ उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमेशा ऑथोरिटी के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती ही आती है। अगर आपको किसी भी तरह की अथॉरिटी दी गई है तो मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कैसे अपने एम्प्लॉयज से काम करा के लोगे, कैसे आप अपने गोल को अचीव करोगे, कैसे उस प्रॉपर काम को करोगे। ओके, डिसिप्लिन, यानी कोई भी रूल्स या अग्रीमेंट अगर आप बनाते हो तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है क्या, डिसिप्लिन। अगर आप कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें डिसिप्लिन नहीं रहे तो वहाँ हमेशा कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहेंगे और वो एक हेल्दी इन्वायरमेंट नहीं होगा। यूनिटी ऑफ कमांड, मतलब
हमेशा जो है एक सुपीरियर से ऑर्डर रिसीव होना चाहिए। चलो हम एक एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं। मान लो ये एक हमारा सुपरवाइजर है और ये एक दूसरे सुपरवाइजर है। बेसिकली हम इनको मैनेजर्स बोलते हैं। यहाँ एक एम्प्लॉई है और यहाँ एक एम्प्लॉई है, सबऑर्डिनेट्स। फिर यहाँ एक एम्प्लॉई है और यहाँ एक एम्प्लॉई, थोड़ा बड़ा कर देते हैं, एम्प्लॉई को ज्यादा ही छोटा लग रहा है। ओके तो और एक सेकेंड एग्जांपल में दो मैनेजर है। ओके अब फर्स्ट मैनेजर जो है फर्स्ट एम्प्लॉय को बराबर तरीके से ऑर्डर्स प्रोवाइड करा रहा है। अब सेकेंड एग्जांपल में क्या है, दो मैनेजर हैं, वो फर्स्ट एम्प्लॉय को भी ऑर्डर्स दे रहे हैं और सेकेंड मैनेजर जो है वो भी फर्स्ट एम्प्लॉय एंड सेकेंड एम्प्लॉय को मैनेजमेंट ऑर्डर्स दे रहा है। तो आप देख सकते हो ये कितना कंफ्यूजिंग दिख रहा है और वहीं यहाँ पे कितना क्लियर दिख रहा है। तो इसीलिए ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि एक सुपीरियर की तरफ से ऑर्डर रिसीव हो, जिससे कि आप अवॉइड कर सकते हो क्या, कंफ्यूजन को। ओके यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो एक सिंगल प्लान हमेशा गाइड करना चाहिए एज द सेम ऑब्जेक्टिव, यानी हमेशा एक सिंगल प्लान पे फोकस करके अपने गोल की तरफ बढ़ना चाहिए। अगर आप एक साथ एक टाइम पे बहुत सारे प्लान्स को फॉलो करोगे, बहुत सारे प्लान के ऊपर वर्क करोगे, तो कोई भी गोल टाइम पे अचीव नहीं कर पाओगे, कोई भी काम आप बराबर तरीके से नहीं कर पाओगे। सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द ऑर्गेनाइजेशनल या जनरल इंटरेस्ट, यानी जो आपका इंटरेस्ट है वो प्रॉपर पर्सनली नहीं होना चाहिए, किसी भी एक फेवरेटिज्म नहीं होना चाहिए एम्प्लॉयज के बीच में। आप अगर कोई भी डिसीजन ले रहे हो तो वो पूरे एम्प्लॉयज के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। रेम्यूनरेशन यानी हर एम्प्लॉयज को मोटिवेट करो, उसको एक प्रॉपर फेयर कॉम्पनसेशन दो, जिससे कि वो कंट्रीब्यूट कर सके, ऑर्गेनाइजेशनल हार्मोनी को बनाए रखे। अब बाकी के पढ़ेंगे हम 7 प्रिंसिपल्स को जो बचे हुए हैं। सेंट्रलाइजेशन यानी सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन बैलेंस रखता है हमेशा किसको, ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को, हमेशा बैलेंस रखता है ऑर्गेनाइजेशनल नीड्स को। स्केलर चेन यानी ये हमें बताता है कि अथॉरिटी एग्जिस्ट करती है टॉप मैनेजमेंट एंड द लोएस्ट रैंक, यानी अब आप इसको एक जान सकते हो गैंग प्लैंक के थ्रू। तो एक एग्जांपल लेते हैं गैंग प्लैंक का। जैसे मान लो ये है हमारा लोअर लेवल, ये है मिडल लेवल और ये है टॉप लेवल की मैनेजमेंट। इधर भी लोअर लेवल मिडल लेवल बना लेते हैं। ओके अब जैसे आप देखते हो स्केलर चेन, यानी एक चेन होती है तो ऑर्डर लोअर से मिडल को पास होते हैं, फिर मिडल से टॉप लेवल में पास होते हैं। और दूसरे एग्जांपल में हम क्या करते हैं कि टाइम को रिड्यूस करने के लिए हम डायरेक्ट जो है लोअर लेवल को टॉप लेवल की मीटिंग करा देते हैं। तो टाइम ज्यादा कंज्यूम कहाँ हो रहा है, यहाँ टाइम ज्यादा कंज्यूम हो रहा है। आप देख रहे हो यहाँ टाइम कम लगेगा क्योंकि आप बीच के जो ऑर्डर से बीच का जो प्रोसेस है उसको रिड्यूस कर दिए हो, आप उसको रिड्यूस कर दिए। तो इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, जिसको हम गैंग प्लैंक बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, गैंग प्लैंक, गैंग प्लैंक। ये हमें हेल्प करता है क्लियर कम्युनिकेशन में। ओके ऑर्डर, तो अ प्लेस ऑफ एवरीथिंग एंड एवरीवन इज फॉर टेस्टिंग एफिशिएंसी एंड ऑर्गेनाइजेशन। इक्विटी, फेयरनेस एंड जस्टिस, यानी जो भी एक ट्रीटमेंट है, एक एम्प्लॉय को हमेशा इक्वल ट्रीट करना चाहिए, उसको इक्वल जस्टिस मिलना चाहिए। लॉयल्टी एंड डिवोशन जो है हमेशा ऑर्गेनाइजेशन में मेंटेन होना चाहिए। स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर, यानी हाई एम्प्लॉय टर्नओवर होना चाहिए। जॉब सिक्योरिटी प्रोवाइड करो एम्प्लॉयज को, जिससे कि उनकी स्टेबिलिटी प्रमोट करो, उससे उनकी एक्सपीरियंस इंक्रीज होगा। इनिशिएटिव यानी अगर कोई भी आपका एम्प्लॉय कोई काम कर रहा है, कोई आइडिया दे रहा है, तो उसको कंट्रीब्यूट करो, उसके लिए उसे इनकरेज करो, जिससे कि उसका सेंस ऑफ ह्यूमर बढ़ेगा और ओनरशिप बढ़ेगा। स्पिरिट डिकॉप्स यानी टीम वर्क, अगर आपके एम्प्लॉयज जो है टीम एज अ टीम काम करते हैं, एक यूनिटी बना के काम करते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है और ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ बढ़ता है। सो आज के लिए हम लेक्चर को यहीं खत्म करते हैं। आज का लेक्चर हमने कवर कर लिया है। ओके सो आज के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन को दबा दें, जिससे कि आप नेक्स्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए।
और होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपको अच्छा लगा होगा, आपको जो चीज़ें समझनी चाहिए वो समझ आई होगी। अगर कोई भी मिस्टेक है या कुछ भी है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं, जिससे कि हम इस चीज़ को और बेटर बनाने की कोशिश कर सके और अच्छा बनाया जा सके। एंड दैट्स ऑल, थैंक